तो रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ उस बारे में मत पूछिए, क्योंकि मैं सो थैंकफुल कि वो इस तरह से इस फिल्म में हम सब यंगस्टर्स के साथ, मतलब एक ऐसे यंगस्टर्स के, चलो मैं भी कूद जाता हूँ आज मैदान में, उस तरह से जो एक बिहेवियर, एक एंथुजियाज्म, रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आई होप ये जो प्रथा है, जहाँ हमको लगा कि हमें आप लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। ये मेरी पिछली फिल्म आई थी 3, उस समय हमने इसकी शुरुआत की। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म हम लोग बनाते हैं, बनाने से पहले उसके प्रमोशंस में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं और हाथ जोड़ते हैं, आशा होती है कि आप लोग उसका प्रमोशन करेंगे। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो आप हमें भूल जाते हैं, हमें आपको भूल जाते हैं। मुझे लगा कि क्यों ना फिल्म रिलीज़ होने के बाद अगर आप लोगों के मन के अंदर कोई ऐसे प्रश्न हो, कोई ऐसी डिबेट करने की विषय हो, तो हमें फिर से आपके सामने आना चाहिए। और क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में, ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रथा है वो है नहीं। कई बार ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे मन में रह जाती हैं, जो आपके मन में रह जाती हैं, कभी बाहर नहीं आ पाती हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप अपने माध्यमों से उसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग भी कहना चाहते हैं फिल्म की रिलीज़ के बाद, और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे, बहस करना चाहेंगे। हो सकता है कि इससे शायद आगे कुछ लोगों का कल्याण हो सके। तो यही वजह थी कि आप लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस तरह से इस फिल्म की प्रशंसा हो रही है वो अद्भुत रही है। कई ऐसे जगहों से, कई ऐसे व्यक्तियों से जिनसे कभी भी पहले कभी कोई संपर्क ही नहीं था, उनसे उनके मैसेजेस आते हैं, उनसे बातचीत होती है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस विषय से, जिस आशा से हमने इस फिल्म को बनाया था, वो कहीं ना कहीं पूरी हुई है। बाकी सब यहाँ पर कलाकार हैं, ये भी आपके सामने उपस्थित है। हम तो चाहेंगे कि अब आप लोग हमसे प्रश्न पूछें और हम आपका उसका उत्तर दें, बहस करें। बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी जो न बातें अच्छी हों वो भी बोलिए, जो भी आपके मन में हो उसे बोलिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। जस्ट एक चीज़, मैं एक जन को और थैंक यू देना चाहता हूँ, जो पहली बार अपनी डेब्यू कर रही हैं हिंदी फिल्म में और हमसे आके जुड़ी हैं। वो है बहुत ही फेमस टेलीविज़न की प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा। उन्होंने एकदम, मतलब खुले दिल से मेरे को फर्स्ट डे से सपोर्ट किया है, तो मैं उनको भी बहुत आभारी हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि लेट्स ओपन द फोरम एंड देन लेट्स स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस, एंड देन जो जो होता रहेगा हम बताते रहेंगे। पूछ लीजिए अगर कुछ। अमित जी, मेरा नाम आलोक है, मैं आपके सामने हूँ। हाँ जी सर, सवाल ये है कि ऐसे कई फ्राइडे आए होंगे आपकी पूरे करियर में अभी तक, और ये फ्राइडे कितना खास था इस बार? जिस तरीके से फिल्म को हर एक वर्ग ने सराहा है, तो ये शुक्रवार कैसा रहा आपके लिए? जी, यही मैं कह रहा था कि इस बार कुछ अजीब से वाक़या हुए और समझ में नहीं आया कि उनके साथ हम लोग जूझें कैसे, कैसे उसको स्वीकारा जाए। कोई यार हमारी टांग तो नहीं खींच रहा है, कोई ज़बरदस्ती तंज तो नहीं कर रहा है। ऐसा कई बार होता है। हम लोगों का जीवन ऐसा ही है। हम लोगों को जब ज़्यादा तारीफ़ कोई कर देता है तो लगता है यार शायद कुछ गड़बड़ हो गया हमसे। तो यही हमारी फीलिंग्स थी। लेकिन जब बार बार उसी चीज़ को वो कहते गए, मानते गए, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि सचमुच ये जो प्रशंसा है, ये एक सच्चाई है, ये दिल को छू गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं कैप्टन ऑफ द शिप से भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है अनिरुद्ध साहब आपने। ये जिस तरीके से आपकी फिल्म को साथ सराहा जा रहा है, इसे कैसे ले रहे हैं आप? I am overwhelmed. I am extremely happy. And this film is for all the women and men who got humiliated for the past, few decades. And I thank Shujit to hold my hand and to help me to do this. I am choking. And I thank all my collaborators, all my actors, everybody. My music director, editor, everybody, my cinematographer, the way they helped me, they were beside me, it's like a family. And this is a very personal venture for us. This is not a commercial venture. And I thank Mr. Amitabh Bachchan to say this word, no means no.
And this is enough, and this is end of everything. या एब्सोल्युटली सबको बता दूं तापसी जी भी आ रही है तो जस्ट शी इज कमिंग इन फ्यू मोमेंट्स या My question. हेलो बच्चन सर, राइट में आपके यहाँ पे धीरेन्द्र मिश्रा बॉलीवुड नज़र से। सर जब आपके पास पिंक की कहानी आई तो उस दौरान आप कितने कॉन्फिडेंस थे और आपको कितना भरोसा था कि फिल्म इस तरह से कामयाब होगी, लोग इतने सराहेंगे आप इस फिल्म को? कामयाबी हमने कभी सोची नहीं थी। मुझे लगा, और जैसे कि कई बार हमने अपने इससे पहले जितने भी हमारा परिचय हुआ पत्रकारों से, हमने उनसे यही कहा कि जब शुजीत ये एक सोच लाए हमारे पास, वो विषय ही मेरे लिए प्रबल था। 2-3 मिनट में हमने कहा हाँ इस विषय पे हम काम करेंगे। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मेरा रोल क्या होगा, कहानी कैसी होगी, कौन मेरे साथ काम करेगा, कौन इसे बनाएगा, कौन इसका निर्देशन करेगा। केवल वो सोच जो थी वो अच्छी थी। ख़ास तौर से ये कि कई सालों से जब से थोड़ी सी ऐसा माना जाता है कि हमारे दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि है अभी भी, तो ऐसा लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने कभी इसको दोबारा नहीं सोचा इसके बारे में। मुझे लगा कि यही सत्य है, यही सच्चाई है जीवन की। और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई, हमें ऐसे ही माहौल में हमें रखा गया, हमारी शिक्षा भी ऐसी ही हुई। और जब कभी भी इस विषय के ऊपर हम बातचीत या चर्चा होती थी तो मुझे अजीब सा लगता था। फिर जब एक आध कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया जिसमें मैंने इस विषय पर बात की, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे मेरे साथ जो कि मैं एक जो टीवी शो कर रहा था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बहुत से ऐसे हॉट सीट पर महिलाएं आती थीं जिनके जीवन को उनके बारे में सुन करके मुझे बड़ा अफसोस होता था, कई बार क्रोध भी होता था। और जब मैंने उसका वर्णन किया तो यूनाइटेड नेशंस ने मुझे कहा कि आप गर्ल चाइल्ड के एम्बेसडर बन जाइए। तो उसके संदर्भ में भी जब मैं काम कर रहा था तो बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये विश्वास था कि इस विषय के ऊपर इस तरह की एक फिल्म बननी चाहिए। सुजीत सर, आपसे भी सवाल है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई आपने, बहुत बढ़िया फिल्म है, लेकिन और भी हमारे हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपने महिलाओं को लेकर फिल्म बनाई है, लड़कियों को लेकर फिल्म बनाई है, और भी सारे मुद्दे हैं, तो आगे चल के क्या उस पर फिल्म बनाएंगे? देखिए, मुद्दा सोच के तो फिल्म मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे तो कहानी कहनी होती है। यस, अगर कहानी में मुद्दा जुड़ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहानी में कोई ना कोई मुद्दा ज़रूर होना चाहिए, ये मुझे वो भी लगता है। सबसे पहले जब ये टोनी ने ये सोचा था कि बंगला फिल्म बनाएंगे और एक छोटी सी लाइन थी इस कहानी की, तो हम दोनों, मैं और रॉनी जो मेरे प्रोड्यूसर, हमने बहुत दिन बैठे रहे इस आइडिया पे। फिर बहुत दिन बाद हमने सोचा कि नहीं, इस पे एक फिल्म बनना चाहिए। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मेरे वाइफ के साथ, जब उन्होंने कहा कि मुझे कहा एक दिन कि ऐसे हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं और एक बार बता देता हूँ कि ऐसे ही हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा कि आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और हम साथ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है? वो मुझे दिल में बहुत चोट लगी, मुझे इंसल्ट फील हुआ मेरे वाइफ के सामने। मेरे को एज अ मैन आई एम स्टैंडिंग देयर, बहुत गिल्ट हुआ मुझे, और मैंने मन में उसमें सोचा था कि मैं रॉनी को बोला है कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। फिर और हम सबके पास ही, ऐसा तो नहीं है हम मर्द ऐसे कहीं भगवान ने हमको फेंक दिया, ये लो मर्द तुम जाओ हिंदुस्तान पहुंच जाओ या अर्थ में पहुंच जाओ। हम सब कहाँ से निकले हैं जो सर बोलते हैं? हम कहाँ, हमारी भी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भी दोस्त हैं यार, कहीं ना कहीं दिल में तो चोट लगता ही है। अब ये कोई इशू नहीं है कि हम आसपास रोज़ देखते हैं, और मुझे लगता नहीं कि मेरे में कोई नया सा कुछ आइडिया आया होगा, ये आप लोग भी रोज़ देखते हो, आपके मन में भी आता होगा, आपको भी गुस्सा आता होगा शायद। आप भी शायद आपके साथ में कोई लड़की ऑफिस में काम करती है, उसको अगर कोई इस नज़र से देख लें तो कैसे लगेगा आपको? तो हमको भी वैसी फीलिंग हुई। बनाऊंगा किसी, अगर कोई इशू जुड़ जाएगा किसी कहानी के साथ। मेरा काम था ऑडियंस को 2 घंटे बिठा के रखना, आजकल वही बहुत बड़ा काम है कि 2 घंटे किसी को बिठा दो हॉल के अंदर। सो आई थिंक हमने वो बिठा भी दिया, उन्हें रुला भी दिया और सोचने में मजबूर कर दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए? थैंक यू सो मच। सर, दिस इज आतिका अहमद फारूकी फ्रॉम रिश्ते सिनेप्लेक्स कलर्स। आई वांट टू आस्क यू सर, सबसे पहले तो आप सबको सैल्यूट कि आपने ये फिल्म अटेम्प्ट की। ये फिल्म औरतों के बारे में उतनी नहीं है जितना मर्दों और मर्दानगी के बारे में है। सर, आप 70s और 80s और
90s के भी दशक, जी सर, अब के दशक में आप पर्दे पर, फिल्मी पर्दे पर मर्दानगी की पहली और आखिरी मिसाल होते थे। आपके कपड़े पहनने का तरीका इंडिया के मर्द फॉलो करते थे, बात करने का तरीका, सब कुछ। 2000 के बाद आपकी इमेज में बहुत खूबसूरत चेंज आया और आप इक्वलिस्ट, फेमिनिस्ट और वुमेन्स इश्यूज़, चाइल्ड इश्यूज़, सब इश्यूज़ पे बहुत वोकल होकर बोलने लगे। आप में ये बदलाव हमने हिंदुस्तानियों में भी एक बदलाव के तौर पर देखा। आप एग्जाम्पल्स के साथ बता सकते हैं सर कि हिंदी सिनेमा हिंदुस्तानियों के सोचने का तरीका किस तरह बदलता है? देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ आपसे। जब भी 70 के दशक में फिल्में बनती थीं, तो जो मर्द होता था, जिससे कि आप कह रही हैं, वो लड़ता किसके लिए था? वो अपनी हीरोइन के लिए लड़ता था। तो ऐसा कहना कि हम सिर्फ अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे, ये शायद इतना उचित नहीं होगा। हमेशा जितना भी हीरो था, वो अपनी हीरोइन के लिए ही लड़ता था। पोइटिक जस्टिस वहीं पर आता था। वो विलन को मारेगा, अच्छाई को सफलता मिलेगी, बुराई के ऊपर जीत होगी। तो ये सारी बातें तब से चली आ रही हैं। हाँ, हो सकता है कि जैसा आप कह रही हैं, बहुत सारे मुद्दे बदल गए हैं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, होना भी चाहिए। जैसे जैसे समाज बदलता गया, जैसे जैसे दशक बदलते गए, आदतें बदलती गईं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बिंबित करती हैं हमारे सिनेमा में। हमने केवल एक दर्पण आपके सामने रखा है और हमने कहा कि इसे देखिए, हो सके अगर इसमें आपकी शक्ल दिख जाए तो उसे परिवर्तित कीजिए, उसे बदलिए, या जैसा कि हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। कहाँ हैं आप भाई साहब? आपकी केवल एक लाइट दिख रही है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको सर। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, गोपी सेठ की तरफ से और BBEF फैमिली की तरफ से। धन्यवाद। और सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस रोल को करने में आपको कितना कष्ट हुआ? कष्ट तो हमें हर रोल करने में होता है, और हम तो यही मानते हैं कि जब भी हम किसी रोल को एक्सेप्ट करते हैं या मान्यता देते हैं, तो उसमें जितना कुछ हमें कहा जाता है करने को, या जिस तरह से उसका किरदार बनाया जाता है, उसको पूरी तरह हम लोग निभा सकें, यही हमारे लिए एक ध्येय होता है। लेखक ने लिखा, निर्माता निर्देशक ने उसका विश्लेषण किया, हमको समझाया, सिखाया, कैमरा के सामने हमें डाल दिया, हमने अपना काम शुरू किया। कई बार ऐसा होता था कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो वो हमें सही दिशा दिखाते थे, तो अंत में हमने वही किया जो हमको बताया गया करने को। कष्ट तो हमें प्रत्येक फिल्म में होता है। रात को नींद नहीं आती, कल सुबह कैसा होगा, कैमरा के सामने जा कर के कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये दूसरा क्वेश्चन। इस मूवी के मैसेज से आप कितने सहमत हैं, कितने % सहमत हैं? जी, मैंने कई बार कहा है कि जो कुछ भी मैंने इस फिल्म में एक संवाद के तौर पर कहा है, वो यदि मैं ये फिल्म में काम न करता होता तो भी मैं अपने निजी जीवन में ऐसा ही सोचता, ऐसा ही बोलता। जी बच्चन साहब, रूना। एक सेकंड सर, आपके US BBEF फैमिली के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए, क्योंकि ये धन्यवाद, बस इतना ही कहूँगा। बाकी सब आप ब्लॉग पे आ जाइएगा, लिखूँगा वहाँ। जी बच्चन साहब, रूना BBC से। जी जी, सर, अच्छा लग रहा है आपकी पूरी इस टीम को। आप बैठ जाइए, ऐसी कोई Thank जरूरत you. नहीं। एक बात होती है, जब भी कोई एक वाकया होता है, वो अच्छा हो बुरा हो, हर उम्र में उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब आज आप 70 के सावन को देख रहे हैं, या 73, 74 इस उम्र के दरमियान है, क्या आप अपने उम्र वाले, हम उम्र वाले लोगों से कुछ अपील करेंगे कि शायद वो भी आपके साथ वाले लोगों के साथ जुड़कर इस वाकयों का, ऐसे वाकयों को चेंज करने में कुछ मदद करें? मेरा ऐसा मानना है कि जितना कुछ भी हमने अभी सुना है, जिस तरह से हमारे पास लोगों ने पत्र भेजे हैं, मैसेजेस भेजे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को अब बताने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता जो है वो हमेशा होशियार रहती है। जनता जनार्दन है और वो समझ गई है कि हम लोग क्या कह रहे हैं। हमने इस फिल्म में कोई भी प्रचार नहीं किया, ना ही हमने कहा कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हमने केवल, जैसा कि मैंने कहा, एक शीशा आपके सामने रख दिया है। और जनता बहुत ही होशियार है। देश की जनता जो है वो देश चलाती है। उन सब ने ये समझ लिया है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं,
और अपने आप में वो कहीं ना कहीं एक विरोध है उनके मन में, कहीं से कहीं एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो रही है जो कि हमें लग रहा है कि एक जैसा मूवमेंट शुरू हो गया है। बहुत से लोग आए हैं हमारे पास जिन्होंने स्वयं कहा है कि मैंने एक फिल्म बनाई थी बागबान, और बागबान बनाने के बाद एक किस्सा हुआ जो कि एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। बागबान देखने के बाद एक शख्स ने, जो कि लंदन में रह रहा है अपने परिवार से, भारतीय है, इमिग्रेंट है, अपने परिवार के साथ वहाँ रह रहा है, उसका फ़ोन आया डायरेक्टर रवि चोपड़ा के पास रात को 2 बजे। उसने कहा, सर मैं लंदन से बोल रहा हूँ, मैं अभी अभी आपकी फ़िल्म बागबान देख करके निकला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि मेरे परिवार में मेरे पिताश्री से झगड़ा हो गया। मैं 25 साल से उनको मिला नहीं और देखा नहीं, हालांकि हम एक ही शहर में रहते हैं। मैंने अभी अभी आपकी फ़िल्म देखी है और मैं अभी अभी जा रहा हूँ अपने पिता के घर, पहली दफ़ा 25 साल के बाद, और जा कर के उनसे बोलूँगा आई एम सॉरी। इस तरह की भावना जो है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म पिंक के बाद बहुत से लोग इस विचार को सोचेंगे और ध्यान में रखेंगे कि जो कुछ भी हमने इसे ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश नहीं की, केवल जैसे कि मैंने कहा है एक दर्पण दिखाया है, उसके ऊपर सोचेंगे, विचार करेंगे। और अभी दिल्ली में हम लोगों ने बहुत से ऐसे शोज़ रखे जहाँ पर बहुत ही विख्यात लोगों ने इसे देखा, लॉयर्स ने देखा, बिजनेसमैन ने देखा, राजनीतिज्ञों ने देखा। सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकली है कि यार ये हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में। Amitabh sir, sir on your left, sorry on your right. So, इधर. Hi sir, Unnati from Midday. बैठ जाइए मैडम जी। Thank you sir. Amit sir and Sujit sir, first of all congratulations for the grand success of the movie. Sir, Amitabh sir आपसे क्वेश्चन था, आपने इस मूवी के बाद अपनी नव्या को एक लेटर लिखा था सर। सो आज की पीढ़ी के हिसाब से आप उनको क्या कहना चाहोगे? अगर इस एक कलाकार एक मूवी करने के बाद उसका एक इम्पैक्ट होता है उस कलाकार पे, सो वी बिलीव सर दैट इफ यू से समथिंग टू द कमिंग जनरेशन, आई थिंक इट वुड मेक अ बिग डिफरेंस। सो Yeah, I think that there were a lot of questions asked as to why you wrote that letter and whether this was a farce or a deliberate promotional technique. You can look at it whichever way, but let us tell you how we actually arrived at that. While we were promoting the film, there were many interviews that we were doing. And each interviewer, all of you, some of you are here, were wanting to know what is Pink, what is this film about, and we were unable to come here. We were unable to describe the content of the story without disclosing the story. And because it is a thriller, we were unable to describe what Pink was and what it meant. Shujit said that, why don't we take the essence of the film and put it in a form of a letter, and why don't you write it to your granddaughters? It will be a nice gesture, and it will be something that we will be able to convey to the audience without revealing the letter. So what you saw in the letter was actually the essence of Pink. And I think that is what went out. Yes, it worked as a good promotional device, but then, promotional activity is a very wide term, and we can have a discussion on that if you like today, but it's a very wide term. I mean, even, let's not get into that. But yes, the letter was emotional. It was, I felt that it addressed all daughters, all granddaughters. And I had such an immediate reaction from my own daughter and my own granddaughter the moment that letter went out, even though they were out of the country. And I got such an immediate reaction, which normally I mean, yes, we talk to each other almost every other day, but this was so immediate that it conveyed to me that कहीं ना कहीं ये बात उनके घर कर गई। मेरी पोती ने, जो कि अब न्यूयॉर्क में पढ़ रही हैं, वो 18 वर्ष की हैं, उन्होंने इमीडिएटली मुझे फ़ोन करके कहा कि नाना आपने जो लिखा है, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल फॉलो एग्जैक्टली दिस। एंड माई डॉटर who said that, I've been trying to teach Navya all this for so many years, and I'm tired of telling her all this, and just through one letter you have conveyed what I had wanted to do for so many years. So I think that it had an immediate impact, and I hope that many other granddaughters and daughters will follow. सॉरी, आई जस्ट वांट टू, आप बीबी से आपका जो एक रिएक्शन आपने बोला था क्या इफेक्ट करेगा, मैं आपको जस्ट बता दूं,
yesterday I got a call from on a Twitter itself from somebody that एक बाप ने फ़ोन किया था कि और उनकी जस्ट अभी बच्ची हुई है, एक बेटा हुआ है, 4 दिन का है, तो वो फिल्म देख के आया था। उसने कहा कि मैं जैसे ही मेरा बेटा बड़ा होगा ये मैं फ़िल्म रख दूंगा, और जैसे ही बड़ा होगा कि 10 साल का, 8 साल का, 11 साल का, मैं उसको ये फिल्म दिखाऊंगा। तो इस तरह के रिएक्शन, पास भी यही चीज़ आई। इस तरह से रिएक्शन रहा है। मैं और एक चीज़ बता दूं, कहा कि 2 साल की बच्ची है मेरी, और अभी मैं जैसे ही ये बड़ी होगी मैं ये फिल्म उसको अलग लगा कर, और आपके इस पत्र को अलग रखूंगा कि तब वो बड़ी होगी तो मैं उससे दिखाऊंगा। एक 18 साल की लड़की जो हॉल से बाहर निकली, मेरा हाथ पकड़ के बहुत देर से वो बहुत इमोशनल हो गई थी, रोई, और फिर बोली कि मैं आज घर जाऊंगी, मैं अपने माँ बाप, ऐसी कोई लड़की दिल्ली में थे, मैं अपने माँ बाप को डाइनिंग टेबल में बिठाऊंगी और मैं इधर बैठूंगी कि माँ और बाबा, आपने जो मुझे बोला है ना कि प्रोटेस्ट मत करना और सर नीचे करके निकल जाना, अगर मैं बोलूँगा आपने मुझे गलत सिखाया है, मैं नहीं सर झुक के नहीं जाऊंगी, मैं सीधा सर उठा के जाऊंगी, मुझे कोई मत रोके चाहिए उसके लिए। Hi, I have a question for the actors who played Inspector Sarla in the movie. Oh yeah, he's oh my God, she's Mike है उधर, her name is Ma'am, Mamta। here to your left. I loved your performance in the film. I want to know about the face-off that you had with Mr. Bachchan. It was very interesting to watch. We loved it. कुछ उसके बारे में कुछ anecdotes बताएंगे तो अच्छा रहेगा। Sorry sir. मिस्टर बच्चन के साथ वो कोर्ट में सीन कैसा रहा तेरा? अच्छा माइक नहीं चल। Okay. Hi. Yeah. Sir, can you just repeat your question? Yeah, I just wanted to know about the face-off that you had with Mr. Bachchan in the witness box. It was very interesting watch in the movie. So कुछ anecdotes shooting के दरमियान क्या हुआ कुछ बताएंगे? जी हमारा लंच ब्रेक हुआ था उस दौरान, और सुजीत सर ने कहा कि इसके बाद आपका सीन करेंगे, तो आई वॉज वेरी नर्वस। मुझे लगा कि ओ माय गॉड, और मैंने खाना इस तरीके से खाया कि मतलब मुझे याद भी नहीं है मैंने खाना खाया था उस दिन, और मैं बहुत नर्वस थी, मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे, और मैं फटाक से, सबने कहा लंच कर लेते, मैंने कहा हो गया, और फिर मैं स्क्रिप्ट उठा के रट रही थी उसको बहुत अच्छे से। उसके बाद बच्चन सर आए और उसके बाद उन्होंने रिहर्स करना स्टार्ट किया, तो सर ने इतना कंफर्टेबल कर दिया वहाँ पे कि मुझे ना लगा ही नहीं कि मैं मिस्टर बच्चन के साथ काम कर रही हूँ। इतना झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं है। सीरियसली सर, इतना ईज कहानी बनाए चली जा रही है। मैं उस ऑरा में थी कि ओ माय गॉड, अगर मैंने फंबल किया तो सर मुझे ऐसा लुक देंगे और मैं तो वहीं पे पानी हो जाऊंगी डर के मारे। सो इतना ईज कर दिया, मेरी लाइंस ना यूँ निकल के आ रही थी फटाक से, बहुत ईज। थैंक यू सो मच सर। मैं शायद मुझे प्लेटफॉर्म दोबारा मिले ना मिले बोलने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना कंफर्टेबल किया। नहीं, ममता यू वर आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, जस्ट आप बहुत बढ़िया थी। आप बोलिए। सॉरी जी, और बोलना थैंक यू। तो मैंने वो सर ने इतना इजी कर दिया, इसलिए वो सीन इतना बेहतरीन निकल कर आया है। रितेश जी ने इतने अच्छे डायलॉग्स लिखे थे। जब हम लोग कर रहे थे ना, तो पता नहीं था वो इतना हिलेरियस होगा। वो जब वहाँ पे क्लैपिंग बज रही है, ये हम सीन शूट करते वक्त तो बिल्कुल नहीं लगा था। ये ज़रूर लगा था कि बहुत अच्छा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है कि जो सरला प्रेमचंद है उसका रियल फेस नज़र आ रहा है, और ऐसा अक्सर होता है दिल्ली में मैं ब्रॉटअप हुई हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हर कोई फेस करता है शायद अपने लेवल पर। जी, थैंक यू। Amit sir, a question to you. Of the many opinions that we have been seeing on social media, one opinion that really attracted a lot of criticism was an opinion of former Supreme Court Justice Markandeya Katjo. He said that Amitabh may be a good actor, but he has nothing in his head. He doesn't have any solutions to the problems of this country. Yeah. So how do you react to such That is Mr. Justice Markandeya Katjo. Yeah, he's right. I really don't have anything inside my head. No, we can be part of what is going on, and we work towards it. But he's right. My head is khalas. अमित जी, सर, वो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं। लगेगा नहीं आपको, बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद, एक ही स्कूल में थे हम लोग। नहीं, कोई राइवली नहीं सर, राइवल नहीं। उनके सामने तो हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा, वो जस्टिस हैं सर। नहीं, सीरियस थे हमारे BHS।
कहाँ हैं आप भाई साहब? हाँ जी जी। एक माइक दे दो भैया इनको।